हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपनी आज इस बैंकिंग सीरीज़ की वीडियो से जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या जिसको शॉर्ट में एमपीसी बोलते हैं वो है। ये एमपीसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो उन लोगों के लिए जो कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या जो बैंक या यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या बैंक में इंटरनल प्रमोशंस के लिए मतलब अभ्यर्थी हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन जो है वो भारत सरकार द्वारा किया गया है और इस कमेटी को जो मैंडेट दिया गया है वो इन्फ्लेशन को 4% रखने का मैंडेट दिया गया है कि भारत में इन्फ्लेशन जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे 4% ऑन एवरेज रहे। और इसको एक और मैंडेट दिया गया है, इस 4% को रखने के साथ साथ 2% प्लस माइनस का इसको एक विंडो दी गई है, बैंडविड्थ दी गई है कि जो भारत में जो इन्फ्लेशन को मेंटेन करते हुए ये जो है 6% तक जा सकते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2% तक जा सकते हैं। इस विंडो को अगर 6% और 2% की विंडो को अगर जो है इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो कंसिस्टेंटली कई क्वार्टर में अगर ब्रीच करता है तो इस कमेटी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जवाब देना पड़ता है भारत सरकार को कि किन कारणों की वजह से ये कमेटी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर भारत में इन्फ्लेशन को टारगेटेड नंबर या मैंडेटेड नंबर तक में नहीं रख पाए। तो इस कमेटी को इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए ये लोग क्या होता है कि हर 2 महीने में अपनी एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में जो है ये विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसको मौद्रिक नीति बोलते हैं उसको इफेक्ट कर सकती है। वो इन्फ्लेशन भी हो सकता है, बेरोजगारी भी हो सकती है और जो कई तरह के इकोनॉमिक के जो इवेंट्स होते हैं चाहे वो देश के बाहर हुए हों या देश में हुए हों उन पर चर्चा करती है और उसके बाद एक अपना पॉलिसी डिसीजन और एक स्टेटमेंट इशू करती है जो कि उनकी आरबीआई की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाता है। और इस कमेटी के जो मिनट्स होते हैं वो एक गैप के बाद पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिए जाते हैं। ये तो हो गया इस कमेटी का जो है मैंडेट। पर इस कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से है, इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होते हैं। और जो जो करंट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा वो इसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक का जो एक डिप्टी गवर्नर होते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के अफेयर्स देखते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। इसके अन्य चार मेंबर जो होते हैं वो विभिन्न इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये कमेटी जिस हर 2 महीने में मिलती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जब ये कमेटी अपने डिसीजन ले लेती है तो वो इन 7 जो ब्रॉड रेशोज हैं जो भारत में बोल सकते हैं कि मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करते हैं, इन 7 रेशोज को जो है इस पॉलिसी का डिसीजन जो है इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो जो रेशो है वो है कैश रिजर्व रेशोज, CRR, जो कि करंटली इस कमेटी के द्वारा रेट सेट किया गया है 3%। CRR का मतलब होता है कि बैंक के पास जो भी लाइबिलिटीज है टुवर्ड्स आउटसाइड पार्टीज और कस्टमर उसका एक सर्टन परसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बिना किसी इंटरेस्ट वाली खाते में रखना होता है या करंट अकाउंट में रखना होता है। सपोज करो अगर किसी बैंक के पास अगर टोटल जो उसकी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं वो 100 रुपया है तो उस 100 रुपये का में से 3 रुपये जो है हर बैंक को जितने भी इंडिया में कमर्शियल बैंक्स हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ के करंट अकाउंट में बिना किसी इंटरेस्ट के साथ रखना होता है। वैसे तो ये 3% का नंबर जो है इट लुक लाइक ए वेरी स्मॉल नंबर, बट हर 1% क्योंकि अगर हम भारत में जितने बैंक हैं उनकी अगर लाइबिलिटी देखी जाए तो कई लाख करोड़ में जाती है। तो हर एक जो परसेंटेज पॉइंट होता है वो लाख करोड़ के आसपास जो है वो भारत में बैंकों के पास लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है या लिक्विडिटी सक कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर वो एक एक परसेंट पॉइंट चेंज करता है। और जो CRR जो बैंकों को मेंटेन करना होता है इसका जो रिलेटेड जो रेगुलेशंस है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कि जो CRR को जो को जो को जो गवर्न करता है वो रेगुलेशन है आरबीआई एक्ट 1934। तो इस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है कि वो बैंकों को कैश रिजर्व रेशो रखने के लिए बाध्य कर सकता है अपने साथ।
इसके बाद जो दूसरा जो रेशोस जो इस मॉनेटरी कमिटी के डिसीजन से इफेक्ट होता है वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशोस, जिसको कि एसएलआर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये करंटली जो है 18% पे सेट किया गया है। और इस रेगुलेशन या इस रेशोस को जो रेगुलेट करता है वो है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आप प्लीज़ इन दोनों चीज़ों को नोट कर लीजिए कि जो सीआरआर को जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई एक्ट 1934 है, और जो एसएलआर को जो एक्ट रेगुलेट करता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। और इसका जो सेक्शन है वो है 42, और 42 को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 24। तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 42 वो सीआरआर को रेगुलेट करता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 1949 का सेक्शन 24 वो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन को रेगुलेट करता है। करंटली ये 18% पे है एसएलआर। एसएलआर में जो बैंकों को होता है वो अपने कुछ जो भी उनके डिपॉजिट्स होते हैं या जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ होती है जो कि आउटसाइड पार्टीज़ के लिए होती है, जिसको हम एनडीटीएल बोलते हैं, उसका 18% विभिन्न तरह की एसेट्स में रखना होता है, जिसमें कि आपका कैश हो सकता है। जो एक्सेस सीआरआर, अगर सीआरआर 3% से ऊपर जो भी बैंक आरबीआई के पास रखते हैं वो भी एसएलआर का पार्ट बन जाता है। इसके अलावा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि उनको एक रिटर्न भी मिलता है। तो ये सीआरआर की तरह नेगेटिव कैरी नहीं देता। इसके अलावा वो बैंक जो है इस जो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करके एसएलआर के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा जो रेशो जो कि इफेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा वो है बैंक रेट। बैंक रेट करंटली 5.25% है, और इसका प्रयोग जनरली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है जब किसी बैंक को वो रीफाइनेंसिंग करता है, वो चाहे एग्रीकल्चर लोन हो या एक्सपोर्ट की रीफाइनेंसिंग करता है, या फिर बैंकों को पेनलाइज करता है किस सीआरआर डिफ़ॉल्ट में या एसआरआर डिफ़ॉल्ट में या अन्य किसी डिफ़ॉल्ट में, तब वो इस बैंक रेट का यूज़ करता है। अदरवाइज बैंक रेट का यूज़ कमर्शियल पर्पस से बहुत कम होता है। जनरली ये रेट जो है बैंक मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आता है। अगला जो रेट है वो है रेपो रेट। ये एक मेजर पॉलिसी रेट है जिसके द्वारा कि लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में रेगुलेट की जाती है। इस रेट के ऊपर बैंक जो होता है वो सिक्योरिटीज़ देके, उनके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देकर उससे 5.25% पर बोरो कर सकता है। तो रेपो रेट जो है वो रेट है जिसपे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंकों को लोन देता है, और उनसे जो है सिक्योरिटीज़ को कोलेटरल के फॉर्म में ले लेता है। और ये रेट जनरली रेपो रेट जनरली जो ट्रांजैक्शंस होती है वो ओवरनाइट बेसिस पे होती हैं, और अगर बीच में छुट्टी आती है तो वो उतने दिन बढ़ जाती है। जनरली ये ओवरनाइट की फैसिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेट है वो है रिवर्स रेपो रेट, जो कि करंटली 3.25% है। इस रेट पर जो होता है कि बैंक आरबीआई को लोन देते हैं, तो इसमें ये इस तरह से काम करता है। बैंकों के पास कब सपोज करो जो सिक्योरिटीज़ बहुत सिक्योरिटीज़ की कोई कमी है, और उसको जो है वो आरबीआई से वो सिक्योरिटी ले लेता है, और आरबीआई को अपना फंड्स दे देता है, और अल्टीमेटली वो जो है ये जस्ट उल्टा है रिवर्ट रेपो रेट का। रेपो में क्या होता है कि बैंक जो होता है वो आरबीआई से बोरो करते हैं, और रिवर्स रेपो में जो जिसका उल्टा होता है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से बोरो करता है, और उसके बदले में वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देता है बैंकों को। तीसरा जो रेट है वो एमएसएफ, जो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, ये भी एक बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक से बोरो करने की विंडो है। जनरली ये विंडो जो है ज़्यादा प्रचलन पर रहती है। ये भी एक रेपो की तरह काम करता है। इसमें भी बैंक जो होता है रिजर्व बैंक से सिक्योरिटी देकर पैसा बोरो करते हैं फॉर लिक्विडिटी पर्पस। तो जनरली ये जो एमएसएफ है ये एक लिक्विडिटी की विंडो है कि सपोज करो कि बैंकों के पास
जो एसएलआर में जो सिक्योरिटी पड़ी होती है 18%, इस 18% पर डिप कर सकते हैं वो लोग कि वो कि किसी अगर उनको किसी कभी इमरजेंसी में कोई फंड की ज़रूरत पड़ जाए तो वो 18% की सिक्योरिटीज़ में से कुछ परसेंट अंडर एमएसएफ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर सकते हैं। और इसका जो रेट रहता है वो रेपो रेट प्लस 25 बीपीएस रहता है। तो करंटली इट इज़ 5.5%। इसके बाद नेक्स्ट जो रेट जो इस मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के डिसीजन से इफेक्ट करता है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये एक तरह का जो है लोन बैंकों के द्वारा आरबीआई को ओवरनाइट बेसिस पे दिया जाता है। पर इसमें फ़र्क ये रहता है रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कि इसमें बैंकों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। वो सिर्फ एक अनकोलेटरलाइज्ड लोन रहता है जो कि बैंक ओवरनाइट बेसिस के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है, माना किसी बैंक ने के पास जो है काफ़ी सारा पैसा किसी दिन पड़ा है और वो उस पैसे को कहीं भी डिप्लॉय नहीं कर पाया। तो वो जो बैंकों का जो पैसा आरबीआई के पास रहता है, बैंक उसको ओवरनाइट बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर उनको एक रेट के हिसाब से ब्याज देता है जो कि करंटली 5% है। और ये जो 5% के हिसाब से उनको ओवरनाइट ब्याज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। और ये 5% जो डिसाइड होता है या जो 5.5% जो डिसाइड होता है वो आपका रेपो रेट से होता है। ये वेरिएबल रेट है और ये रेपो रेट के साथ 25 बीपीएस प्लस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और 25 बीपीएस बिलो पे बैंकों से लिक्विडिटी लेता है ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर। तो होपफुली मैं आज आपको एमपीसी और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे उनको बताने में कामयाब रहा हूँ। इसके अलावा आपको अगर और किसी बैंक के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस विषय को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो।